जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। महासंग्राम सीरीज सीटेट 8 फरवरी एसएसटी। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? चलिए प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका अल्जीरिया नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है माली, या ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है नाइजर, ऑप्शन नंबर 4 जाम्बिया। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जाम्बिया। यस, इसके बारे में कुछ फैक्ट है। जाम्बिया एक ऐसा देश है जो सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। इसका विस्तार लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान विश्व के 11 देशों, कौन कौन से दोस्तों ध्यान रखना, ये आपको इसी में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, माली, मोरोतानिया, मिनचार्ड, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा, सूडान तथा नाइजर से घिरा हुआ है। अब आप लोगों को दोस्त ये क्वेश्चन मिल गया है। अब इसमें पूछ लिया है कि किसमें नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपका बनाएगा कि किसमें सहारा रेगिस्तान किस किस देशों में पाया जाता है। तो इन ऑप्शनों को छोड़ के वो अलग से ऑप्शन डालेगा। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सहारा रेगिस्तान में असंख्य खनिज भंडारों का स्रोत है। तो आई होप यू आप लोग ये समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यस, यदि आप गोपा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित देश की यात्रा करनी होगी? देखिए दोस्तों, यहीं से आपको ना आंसर मिल गया होगा। अब इसमें आपके पास में दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके पास में एक तो लद्दाख है और कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। देखो, ना तो हिमाचल है ना असम है। तो आप लोग बेसिक एक फैक्ट लगा के ना आप राइट आंसर निकाल लेते। तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख। अब कुछ फैक्ट है छोटा सा इसका। यदि आप गोपा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लद्दाख उत्तर में काराकोरम पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत के मध्य में स्थित है। अब देखिए, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिए, ये काराकोरम पर्वत और वह दक्षिण हिमालय पर्वत के मध्य में स्थित है। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। यस, जब भ्रांतोस्त पर्वतों का निर्माण होता था तब। चलिए भाई दोस्तों, क्या कह रहा है ये ऑप्शन नंबर 1, बहुत बड़ा भाग टूट जाता था, टूट जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटना और विस्थापित होता है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है भूमि का केवल छोटा सा भाग ही टूटता है या विस्थापित होता है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है और विस्थापित होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब इसकी व्याख्या है, जब भ्रांतोस्त पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है और विस्थापित होता है। ठीक है। अब देखो, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, मिलेगा आप लोगों को इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, गलत नहीं करना। और ये सारे के सारे मेरे भाई लोग लास्ट तक वीडियो देखना। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, एग्जाम टाइम के लिए है आपके। कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए एसएसटी के अंदर में। सबके 50 प्लस नंबर आने चाहिए। बस बने रहो, थोड़ा सा फैक्टों को समझो, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, क्या कह रहा है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वस्तुतः भ्रांतोस्त पर्वत के ऊपर उठे भाग को क्या कहा जाता है बताइए? हर्षट। तथा नीचे धसे भाग को क्या कहते हैं बताइए? ग्रेबेन कहा जाता है। देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे पर्वतों के उदाहरण में यूरोप में कौन सा है भाई? राइन घाटी और वास सेज पर्वत सम्मिलित होते हैं। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट तक रहना, बिल्कुल समझते जाना, बिल्कुल क्लियर करा दूंगा बहुत सारी चीजों को। यस, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए प्यारे शास्त्रियों, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग होता है। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आपका यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका ये, यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक हानिकारक किरणों से बचाती है। तो चलिए प्यारे साथियों, क्या होगा राइट आंसर बताइए? बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा।
अरे भाई, ये तीनों की तीनों बात सही तो है ना। वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग होता है। यह ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सब सांस लेते हैं। बिल्कुल बात सही है ये। यह हम लोगों को सूर्य की पारावैंगनिक किरणों की जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे बचाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यार क्यों इतना सोच रहे हो, चलो आगे बढ़ो। यस, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा विकल्प का चयन कीजिए। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। क्या ये बात ठीक है? चलो भाई आगे पढ़ते हैं। विस्तृत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बात ठीक है क्या? ये बात तो भाई बिल्कुल गलत लग रही है। भाई एशिया तो पहले नंबर पे आता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है या स्थित है। चलो प्यारे साथियों, अब इसका राइट आंसर बताओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल डी आपका ऑप्शन सही है। एशिया आपके कहाँ पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या समझिए। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इसके अतिरिक्त एशिया विश्व का सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना, तथा इसका विस्तार पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 कितना 1/3 भाग पर है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, ठीक है, जिसकी अवस्थिति अफ्रीका महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पूर्वमध्य भूमध्य रेखा से गुजरता है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सारे के सारे बच्चे सबको शेयर कर दो, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके सर, गुरुदक्षिणा समझ के सब सब्सक्राइब करना है आज, ठीक है। आज बिल्कुल कोई भी मिस नहीं करेगा। यस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन ए बी सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। चलिए भाई, कौन सी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं हम? ग्रह की पहचान करो। चलो भाई, ग्रह की पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह माना जाता है। आकार में यह पांचवा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो भाई पकड़ लिया होगा कौन सा ग्रह है, आपकी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर है। चलिए, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी सूर्य से दूरी की तुलना के अनुसार तीसरा ग्रह है, जबकि आकार के अनुसार पृथ्वी पांचवा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का आकार भू आव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भू आव कहलाता है, ध्यान रखना ये। चूंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आई होप समझ गए होंगे। ये पहले क्वेश्चन आते थे भाई, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, अभी नहीं आते हैं ये, परंतु ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे? चलिए भाई बताइए, पता होगा आप लोगों को, बहुत कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। कौन थे भाई स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल? अरे श्री राम गोपालाचार्य जी। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। एग्जाम का टाइम चल रहा है, फटाफट रिवीजन करते रहो। स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे भाई? चक्रवर्ती सी राम गोपालाचार्य जी थे। पूरा नाम याद रखना है, कौन थे? चक्रवर्ती सी राम गोपालाचार्य जी थे। ओके, चलिए आगे पढ़ो। क्योंकि वर्ष 1950 में गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। कौन थे इनसे पहले? कौन से थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन बेंटिंग थे ना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 में आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री भी थे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये बेसिक सा फैक्ट था, आप लोगों को सबको पता होगा, बट फिर भी रिवीजन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा महाराज की जय का नारा दिया था? चलिए दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है भाई मिल मजदूरों ने दिया था क्या? ये बात तो नहीं है। चाय बागान मजदूरों ने दिया था, या नील की खेती करने वाले मजदूरों ने दिया था, या किसानों ने दिया था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये चाय बागान मजदूरों ने दिया था। क्या बोला था? गांधी महाराज की जय हो। अब ये बात कब की है? गांधी महाराज की जय का नारा चाय बागान मजदूरों ने दिया था।
यह नारा असम के चाय बागान मजदूरों द्वारा दिया गया था। कहाँ का? असम का। और असम में मजदूरों द्वारा इस आंदोलन को आरंभ करने का कारण यह था कि वे अपने वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में वेतन बढ़ाने की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजी स्वामित्व के बागानों की नौकरी छोड़ दी। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चोल अभिलेख में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे देखो, कोई गलत नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका वेलन बगाई, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका देवदान, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है पल्ली चंदम, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका साला भोग। चलिए भाई, ये भाई क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका वेलन बगाई इज राइट आंसर। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझिए। चोल अभिलेखों से भूमि की 4 श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है भाई। इसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। क्या है भाई? विलन वगाई क्या है? ये क्या थी? आपकी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, ठीक है। ये इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया, अगली बार आपका क्या आ सकता है, ध्यान रखिएगा। देवदान। अब देवदान क्या है आपका? ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी, बिल्कुल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ठीक है। मिस नहीं करेगा कोई भी, सारे के सारे बच्चे देखेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा, पल्ली चंदम क्या है? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, ठीक है। और शाला भोग क्या है? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इन चारों फैक्टों को ना एक बार ढंग से नजर मार लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आपको इस बार इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? चलिए प्यारे साथियों, इसे क्या बोलते हैं? खोंड थे, मुंडा थे, गोंड थे, या खासी थे? भाई, ना तो खासी होंगे, ना गोंड होंगे, ना मुंडा होंगे, तो राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 1 खोंड होंगे। अब खोंडों के बारे में कुछ जानकारी सुन लीजिए। चलिए, खोंड आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहते थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी तक देश के विविध क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय दिखाई देते थे। ये समुदाय पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन तथा वनोत्पाद, मतलब वनों से जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं ना, उनको इकट्ठा करके किया करते थे। खोंड समुदाय इसी प्रकार के आदिवासी समुदाय हैं। खोंड समुदाय के लोग शिकार करने के लिए टोलियां बनाते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब आपको यह भी मिल सकता है कि भाई खोंड समुदाय किस किस तरीके से रहते थे और वो क्या काम करते थे, राइट। अब इसी को घुमा के आपको दूसरा क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। यस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों? वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की? चलिए प्यारे साथियों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ज्ञानेश्वर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका शंकर ने की थी, या बसन्ना ने की थी, या राजा रामानुज ने की थी। चलिए प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर आप मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर 2 शंकर ने की थी। अब कुछ इसका बेसिक सा फैक्ट है। वीर शैव आंदोलन की स्थापना बाशन्ना बाशवन्ना ने की थी कर्नाटक। ये कहाँ का है भाई? ये कर्नाटक में हुआ था, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। कहाँ का है ये, कहाँ पे हुआ था ये आंदोलन? वीर शैव आंदोलन की स्थापना कौन से प्रदेश में हुई थी? तो ये आपको बीच में कर्नाटक डाल देगा, बाकी की आंध्रा दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, तमिलनाडु दे देगा, तेलंगाना दे देगा, और आपसे पूछ लेगा ये, राइट। तो आपको राइट आंसर लगाना है कर्नाटक। अब इसकी बेसिक सी फैक्ट आप समझ लीजिए। 12वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ था जो वीर शैव आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। इस आंदोलन को मानने वाले वीर शैव अर्थात शिव के वीर, देखो मिला यहां पे भी आपको, वीर के शिव के वीर। किसके वीर थे भाई? शिव के वीर। व लिंगायत अर्थात लिंग धारण करने वाले थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम वीर शैव आंदोलन पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, मिस नहीं करना, ये मिलेगा आपको। इस आंदोलन का नेतृत्व एक एक ब्राह्मण था, जिसका नाम कौन था? बसवन्ना था, ठीक है ना। वास्तव में बसवन्ना कलचुर्री राजा के दरबार में क्या थे? ये मंत्री थे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 शंकर। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट आपको नाम दे रखे हैं, इसी में से कोई भी फैक्ट पकड़ के आपको एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। यदि आपने इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया ना, तो आप एग्जामिनर के हर सवाल का जवाब दे सकते हो। तो चलिए, क्लास अच्छी लग रही है,
भाई सारे के सारे सबसे पहले आप ये सब्सक्राइब करो सर की क्लास को। चलो, ठीक है ना? भाई तुम्हारे सब्सक्राइब से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इतना तो है कि मेरे विद्यार्थी समझ रहे हैं, मेरी मेहनत सही जगह पे जा रही है, सही दिशा में चल रही है, ये तो मुझे पता चलेगा। कमेंट करके तो बताओ। यस, मिस्र के रोशेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला था। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्ण की गई थी? ये ध्यान रखना, मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में, ठीक है, एक पत्थर मिला था। अब इसमें कौन सी भाषा उत्कीर्ण की गई है? क्या रोमन भाषा उत्कीर्ण की गई थी, यूनानी भाषा थी, या अरामेइक भाषा थी, या लैटिन भाषा थी? तो उसकी पहले व्याख्या समझ लीजिए। देखो, मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला था। क्या मिला था भाई? उत्कीर्ण पत्थर मिला था। इस पर यूनानी भाषा में, देखिए यहां पे मिल गया आपको राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, यूनानी भाषा उत्कीर्ण की थी या उत्कीर्ण थी। सोरेटा शहर निम्न के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ के पत्थर पर 3 भाषाओं में लिखे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान रखना है, 3 भाषाओं में प्राप्त हुए थे। अब कौन कौन सी भाषा, उनको भी ध्यान रखना। वास्तव में रोसेटा एक विशेष दुर्घटना का काल या काले पत्थर का टुकड़ा है, जिसका काल अत्यंत प्राचीन है, और यह लगभग कितना पुराना है? 2200 वर्ष पुराना पत्थर है। यहाँ पर प्राप्त शिलालेख का संबंध प्राचीन मिस्र की सभ्यता से है। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए प्यारे साथियों, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंश के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? चलिए भाई, पता होगा त्रिपक्ष संघर्ष किस किस के बीच में हुआ था, कहां पे हुआ था? वही है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता है भाई। प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, पल्लव, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या पल्लव? तो चलो प्यारे साथियों, मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ, व्याख्या समझिए। कन्नौज शहर नगर प्रतिहार कौन थे भाई? पहले तो प्रतिहार आ गए, फिर आपके कौन आ गए? राष्ट्रकूट आ गए, फिर आपके पाल आ गए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। पहले तो इसको समझिए। अब देखिए भाइयों, पाल वंशों के बीच में विचार का केंद्र बिंदु था कन्नौज नगर, भारत का एक प्राचीन व प्रसिद्ध नगर व जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे प्राचीनतम रूप से क्या बोलते हैं भैया? इसे कान्यकुम्मन, गांधीपुर व कुश स्तंभ आदि नामों से जाना जाता है। देखो कितने सारे नाम आपको मिल गए हैं, कान्यकुन्नम, ठीक है, गांधीपुर व कुशस्थल आदि नामों से जाना जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बना देगा ये। जब हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, तब से ही कन्नौज संघों का केंद्र बिंदु बन गया था। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना, ठीक है, सारे फैक्ट समझना है और सही लगाना है उत्तर। चलो दोस्तों, अगला आपका आ गया है बौद्ध धर्म से क्वेश्चन। निम्न में से कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? चलिए दोस्तों, किस में मिलता है? सूत पिटक में मिलता है, विनय पिटक में मिलता है, अधिगम पिटक में मिलता है, या बुद्ध चरित में मिलता है, चरिता में मिलता है? तो दोस्तों बेसिक सा है ये क्वेश्चन। बौद्ध संघ किस में मिलता है? जो नियम बनाए गए हैं, विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब विनय पिटक की कुछ छोटी सी व्याख्या है, उसको समझ लीजिए। देखो, विनय पिटक नामक बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। बेसिक सी बात है। महात्मा बुद्ध का विचार था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस उद्देश्य से ही उन्होंने संघ का निर्माण किया था। जो लोग घर त्याग करते थे वे इस संघ में रह सकते थे। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के लिए दिए गए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यह ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, ये इसी से फैक्ट बना के आप लोगों को दे दिया जाएगा, ध्यान रखना है। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से सम्मिलित करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। तो दोस्तों ये बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये पढ़ रखे होंगे। क्या है ऑप्शन नंबर 1? कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने के लिए रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, या विशेष कोश का उपयोग करने। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका पहला सही है।
दूसरा सही है और ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्रायः संबंधित होता है? चलिए भाग, अभाव या वंचन में होता है, भेदभाव में होता है, या समानता में होता है, या गर्व में होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये किस में होता है? अभाव या वंचन में होता है और भेदभाव में होता है। या ए बी दोनों सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, वर्ष 2006 में लागू हुआ वन्य अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो कि अधिकार को सुनिश्चित करता है। भाई किसके करता है? वनवासियों के करता है, अनुसूचित जनजातियों को करता है, पेपर मिल मालिकों के लिए करता है, या जानवर अधिकार कार्यकर्ता का करता है? तो क्या होगा प्यारे साथियों सही आंसर? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। सबसे पहले ये वनवासियों के लिए, ठीक है, अधिकारों को सुनिश्चित करता है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी करता है। अनुसूचित जनजातियां ये वनों में ही पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? चलिए प्यारे साथियों, भाई समानता का अधिकार है, या जीवन का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं के ऊपर में पहले ही गोला लगा लेना एग्जाम में, नहीं तो क्वेश्चन आपको घुमा देगा, परेशान हो जाओगे आप लोग। चलिए कोई परेशान नहीं होगा, सारे के सारे इंटेलिजेंट हो इस बार, ईश्वर की कृपा से सबको बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना सीटेट का एग्जाम निकालना है, ठीक है। उसके बाद D SSS यूपी सुपर टेट सब में बैठेंगे और एक सीट अपनी सुनिश्चित करेंगे, सारे के सारे मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है। इस पर आपको ईश्वर से एक जॉब देगा, आपको सफल बनाएगा। चलिए क्या कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार? भाई राइट टू प्रॉपर्टी ये तो निकल गया ना, हट गया ना, ये तो रहा ही नहीं ना। चलिए प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ये भी है। तो आपसे कौन सा पूछा है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अरे यही तो नहीं है जो कट गया है, संपत्ति का अधिकार, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देखिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था परंतु वर्तमान में नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 से 35 तक में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। चलिए भाई पढ़ते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का साधन है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का एक जरिया है। तो क्या होगा सही? भाई ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। भाई बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का साधन है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। यस, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? बेसिक से क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 के लिए गए हैं। ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, और बारी बारी से वार्ड सदस्य जो बारी बारी से आते रहते हैं। अब क्या होगा प्यारे साथियों राइट आंसर? कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? कौन करता है भाई प्यारे साथियों, बताइए सरपंच की तरह कौन कार्य करता है? ये बेसिक सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, ये भी तो सरपंच की तरह ही तो काम करता है, आपके वार्ड में नहीं काम करता? बिल्कुल करता है। अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य सरपंच की तरह कार्य करता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के ग्रामीण स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, यहां तक तो सबको पता ही है। ग्रामीण स्तर पर सरपंच चुने गए पंचों की सह से शासन कार्य करता है। अच्छा, सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, इसके चुने जाने से लेख 5 वर्ष पर निर्धारित होता है, बिल्कुल आपको पहले ही बता दिया। यस, भारत में सरकार काम करती है, भाई कितने स्तरों पे काम करती है? बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वार्ड स्तर पर करती है,
राज्य स्तर पे करती है, राष्ट्रीय स्तर पे करती है या क्षेत्रीय स्तर पे करती है? चलो भाई प्यारे साथियों, तो क्या होगा सही आंसर? इसका राइट आंसर होगा, एक तो राज्य स्तर पे गवर्नमेंट काम करती है और दूसरा आपका राष्ट्रीय स्तर पे भी गवर्नमेंट काम करती है। तो आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, बी व सी सही है। निम्नलिखित ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। चलो भाई दोस्तों सब पढ़ो। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। भाई ये तो मुमकिन लग रहा है, नहीं लग रहा है? ऐसा संभव है? ऑप्शन और इसका आर क्या कह रहा है? संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए। पर ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। पर आपको क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान देना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? भाई इसका सही आंसर तो आपका एनसीईआरटी बता रहा है, सीबीएसई बता रहा है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मृदा के विचरण गठन में कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? भाई मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक या समय? तो क्या होगा प्यारे साथियों सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपकी इसमें चट्टान आएंगी और क्या आएगा आपका, और इसमें जलवायु संबंधी कारक आएंगे। तो आपका बी व सी राइट आंसर है। निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस व मृदा एवं जल। उपरोक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण, कौन से हैं भाई? यहां पे क्वेश्चन बन रहा है, नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। अब बताइए दोस्तों। भाई एक तो आपका वन है आपके, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? मृदा है आपका, और क्या है दोस्तों? और आपका जल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब छोटी सी व्याख्या है। वन, मृदा और जल नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। मानव उपयोग के लिए प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहां तक ठीक है। सभी प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन और दूसरे अनवीनीकृत करणीय प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो दोबारा से पुनः नवीनीकृत कर प्राप्त किए जा सकते हैं। नवीनीकरणीय संसाधनों में आपका क्या आता है? एक तो जल आता है, वायु आती है, सौर ऊर्जा आती है, ज्वारीय ऊर्जा आती है और मृदा आती है। अब जैव ईंधन इत्यादि सब आते हैं। चलिए भाई, अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते और जो उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही है भाई। कोयला को आप दोबारा उपयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। पेट्रोलियम पदार्थों को कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। प्राकृतिक गैस को कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत प्यारा आपके पास में ये व्याख्या थी, एग्जाम्पल था, इसी से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती? चलिए दोस्तों, भाई यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, या दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, या दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। तो प्यारे साथियों इन सभी जगहों पर तो ये पाई जाती है, परंतु दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को उल्टा घुमा कर भी आपसे पूछा जा सकता है। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। बिल्कुल बात सही है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है ना? बिल्कुल। जब भाई हम लद्दाख में पोस्टेड थे तो हमने देखा है इन चीजों को, ये बड़ी ही खतरनाक ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वहां पे। चलिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अक्षांश में वायुदाब एवं पवनें, ऊंचाइयां या समुद्र से दूरी। तो भाई क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, भाई ऊंचाई पे स्थित है ना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करते हैं भाई साहब। एक जगह स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ इसके घटक दे रखे हैं। चलिए, तटबंध पवन होती हैं क्या? स्टेक आपकी समुद्री तरंग होती हैं, छत्रक सैल या सलाएं नदी होती हैं, या हिमोड़ हिमनद होती है? तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इसका बी ठीक है। स्टेक जिसे समुद्री तरंगे कहते हैं, और क्या है प्यारे साथियों? हिमोड़, हिमोड़ क्या है? ये हिमनद होती हैं। तो बी व डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तटबंध का निर्माण प्राकृतिक बांध के समान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों द्वारा होता है।
बात समझ में आई। स्टेक क्या होती है? ये होती है स्थलाकृत एक निर्माण, समुद्री तरंगों द्वारा छत्रक शैला गारा का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा तथा हिमोड़ का निर्माण हिमनद द्वारा हिमनदीय क्षेत्रों में होता है। उल्लेखनीय है कि पवन, समुद्री तरंग, नदी बहाव, हिमनद अपने बहाव को प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो आई होप बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजी या अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत होगा? चलिए भाई, क्या बोलेगा? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास होगा, अखबारों की रिपोर्ट होगी, राष्ट्रपति भवन होगा, या मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल होगा। अब पहले इसकी व्याख्या समझ लीजिए। देखिए, एक शिक्षक प्राथमिक स्रोत के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। इसमें से उपन्यास कौन सा है भाई? इसका राइट आंसर हो गया उपन्यास। ठीक है, प्राथमिक स्रोत होगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र, मौखिक इतिहास, सामूहिक प्रश्नावली, पुराना लेखागार व आत्मकथा इत्यादि सम्मिलित होंगे। जबकि अखबारों की रिपोर्ट, राष्ट्रपति भवन तथा मीनाक्षी मंदिर प्राथमिक स्रोत से सम्मिलित नहीं है। वस्तुतः है किसी भी तथ्य की वास्तविकता तब पहुंचने के लिए प्राथमिक स्रोत व विश्वसनीय माने जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप समझ गए होंगे। इतिहास की तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाला वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको परेशान करता है। ठीक है, इसको ढंग से समझिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऑप्शन 1 में कह रहा है कि आपका एडी के स्थान पर बीसीई आएगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आपका बीसी के स्थान पर एडी आएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बीसी के स्थान पर एडी आएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है बीसी के स्थान पर बीसीई आएगा। चलिए, पहले इसके ना थोड़ी सी व्याख्या समझ ली, थोड़ा सा फिर आपको ना आसानी होगी इस क्वेश्चन को करने में। इतिहास में तिथियों एवं वर्षों की सूचना करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में बीसी बीसी के स्थान पर एडी, ठीक है, का प्रयोग सही है। वास्तव में एडी का पूरा नाम है एनोडोमिन। क्या बोलते हैं इसे? एनोडोमिन कहा जाता है। जबकि बीसी का पूरा नाम है बिफोर क्रस्ट ऑफ एरा। ठीक है, ओके, आई होप समझ गए होंगे। वस्तुतः ए ईसा मसीह के बाद के पहले को बताने वाला समय, ठीक है, और जबकि बिफोर क्रस्ट बीसी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के मध्य को बताने वाला समय। अच्छा, एडी को हिंदी में ईसवी तथा बीसी हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। एक तो आता है आपका ईसा मसीह के जन्म से पहले, और आपका आता है फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद में। तो यही खेल है, बेसिक सा फैक्ट है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे। मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? भाई, खेती के साथ जोड़ी जा सकती है, कॉल सेंटर के साथ, दुग्ध सहकारिता के साथ, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। तो प्यारे साथियों, मौसमी बेरोजगारी कहाँ होती है भाई? खेतों में ही तो पाई जाती है ना। जब बारिश होगी तब फसल उगेगी, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? चलो दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा, ये गिंग इकोनॉमी होगा। चलिए प्यारे साथियों, इसकी व्याख्या समझिए। प्राथमिक क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है? कृषि, खेती आती है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, वानिकी आती है, इत्यादि सम्मिलित होते किए जाते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में या इस काम में जो संलग्न लगे हुए श्रमिक की प्रकृति के कारण इसमें प्राप्त होने वाली नौकरी को रेड लॉकर जॉब के नाम से भी जाना जाता है। देखो दोस्तों, बहुत प्यारा आपको वर्ड मिला, रेड 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 कॉलर। क्या बोलते हैं इसे? रेड कॉलर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? रेड कॉलर जॉब के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, मिल सकता है आपको ये। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अच्छा, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवाओं में से संबंधित, जैसे कि बीपीओ,
क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में रोजगार, डॉक्टर इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। तो आई होप यू इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये रोजगार के बारे में बता रहा था, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, कोई भी मेरा विद्यार्थी इसे गलत नहीं करके आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। भाई परिषद के रूप में, वार्ड खंड के रूप में, खंड के रूप में या क्षेत्र के रूप में। अब इसकी छोटी सी व्याख्या समझिए। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड खंड, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। पहले तो ये समझिए, वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। वार्ड स्थानीय प्रशासन के लिए स्थापित किया गया एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। प्रत्येक वार्ड की वार्ड समिति में एक सीट निर्धारित होती है। वार्ड के पार्षद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। 17 संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 1992 के द्वारा नगर स्तर पर नगर निगम की व्यवस्था की गई। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? ठीक है, नहीं पे आप टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में भी टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है घरों एवं बाजारों पर लगाया जाने वाला कर। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दाम। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि। पंचायत सचिव की निजी संपत्ति का पर किराया। तो राइट आंसर क्या है भाई, पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है, तो यही हो गया ना ऑप्शन नंबर 4, पंचायत समिति की निजी संपत्ति पर किराया। ये तो होगा नहीं। देखिए और उसकी व्याख्या समझिए, पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं होगा, जबकि घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाला कर। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दाम एवं विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि आदि पंचायत की आमदनी का स्रोत होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यस, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया था। भाई किसका किया था, नस्ल का किया था, जेंडर का किया था, धर्म का किया था या राष्ट्रीय मूल का किया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नस्ल का किया था, इसका धर्म का किया था और किसका किया था, राष्ट्रीय मूल का किया था। ए बी सी इज राइट आंसर। ओके, मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम हैं? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या वाणिज्यिक कृषि। तो पहले तो इसकी व्याख्या समझिए। मिल्का, रोका और लदांग स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम हैं। ठीक है भाई, स्थानांतरीय कृषि की विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से संबोधित जाना जाता है। इस कृषि का प्रचलन उत्तर पूर्वी भारत में, जहां पर इसे दहन व कर्तन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आईएमपी रिवाइज कर लो, आएगा, फंसेगा ये। अब इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1, स्थानांतरित कृषि। ओके, निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। भाई इस्पात व स्टील उद्योग को कहा जाता है मेरुदंड, सूती वस्त्र उद्योग को कहा जाता है या रसायन उद्योग को कहा जाता है या ऑटोमोबाइल उद्योग को कहा जाता है? भाई मेरुदंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, भाई इस्पात व स्टील उद्योग को मेरुदंड कहा जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये। भाई काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, कोयले को कहते हैं, प्राकृतिक गैस को कहते हैं, मैग्नीज को कहते हैं? भाई आधे बच्चे तो लगाओगे कोयला राइट आंसर, मुझे पता है, पर वो हो जाएगा गलत आपका। तो इसका सही आंसर है काला सोना पेट्रोलियम पदार्थों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? चलिए भाई, लू कहाँ पड़ती है? भारत में तो पड़ती है ना।
तो क्या होगा, स्थानीय पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं, स्थानीय पवनें हैं या ध्रुवीय पवनें हैं। तो इसकी व्याख्या समझिए। लू स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। वस्तुतः स्थानीय पवनें किसी सीमित क्षेत्र में वर्ष अथवा दिन के किसी समय विशेष में चलती हैं। ये पवनें धूल भरी, गर्म तथा शुष्क होती हैं। कैसी होती हैं? धूल भरी, गर्म व शुष्क होती है, नहीं होती है? भाई भारत में आप लोग रह रहे हो, आपको पता है ना। भारत में लू गर्मी के मौसम में चलती है। वहीं दूसरी ओर ध्रुवीय पवनें वे होती हैं जो ध्रुवों पर चलती हैं, तथा स्थायी पवनें वे होती हैं जो स्थायी रूप से चलती हैं। साथ ही मौसमी पवनें वे होती हैं जो किसी मौसम विशेष में चलती हैं। तो आई होप यू आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा स्थानीय पवनें। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, जो लू होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है ना। बस ध्यान रखना है आपका, ये हवाओं से भी बनता है, सब चीज़ों से बनता है। तो आई होप यू आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे सभी विद्यार्थियों से, छोटे भाई बहनों से निवेदन है कि प्लीज़ अपने भाई के लिए, अपने सर के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए आपके सब्सक्राइब से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ेगा, और मैं ऐसे ही अच्छी सी क्लास आपके लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लेके आऊँगा। 2-3 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो प्लीज़ अपने भाई को, अपने सर के लिए गुरुदक्षिणा के तौर पे एक सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अपना ध्यान रखिए, तैयारी को बढ़िया करिए। आपका सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, सारे के सारे बच्चे पास होंगे। बस ईश्वर पे भरोसा और मन में श्रद्धा रखिए, सारे काम सफल होंगे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।